त्रिपाठी जी फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी खैर मकदम है। कर्नल डॉक्टर तेज टिक्कू जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और साथ ही जमीर देहतो सीना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, आपका भी खैर मकदम करते हैं। बहुत अहम सवाल इस तनाजुर में कि खास तौर पर अगर हम देखते हैं जिस तरीके से जब इस तरह के मामले आए हैं तो चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपने डॉक्टर तेज टिक्कू को सुना और सीधे तौर पर हम देखें तो मोहम्मद अली शाह साहब कि अगर हाल ही के दिनों के अंदर हम जब देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, उस दौरान भी यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई फैसला नहीं निकल पाया है। 7 महीने का वक्त बीत चुका है। यही चीज जो है टिक्कू साहब भी कह रहे हैं कि जो एक भूमिका अदा करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, वो हो नहीं पा रही है, चाहे यूएनएससी के अंदर हो या फिर और मामलों के अंदर हो। सवाल ऐसे में यह है कि यूनाइटेड नेशंस को जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स है उसमें रिफॉर्म लाने की कोई जरूरत है, क्योंकि चीन तो हमेशा से इस तरह का करता आया है और क्या पता कब कब अपने फायदे के लिए दहशतगर्दों को भी जो छूट देता रहे। शहबाज भाई, आपने बड़ी ही अच्छी बात करी है और आपके इस सवाल के जरिए मैं बहुत लोगों के जहन में यही सवाल होगा, उनके जहन तक मैं पहुंच पाऊंगा जी। तो शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, यूएन जब फॉर्म हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसका अहम मुद्दा एक ही मुद्दा था, वो ये था मेनली कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है या होएगा तो यूएन डिसॉल्व हो जाएगी, यूएन नहीं रहेगी फिर। अब आप देखिए रूस और यूएन कुछ नहीं कर पाई। खैर, यूएन रशिया यूक्रेन का मुद्दा छोड़िए आप साहब, आप देखिए 15 अगस्त को पिछले साल जब तालिबान अफगानिस्तान सत्ता में आई थी तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद पहुंचे सीधा पाकिस्तान। क्यों? हक्कानी नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए उनके कैबिनेट में। हक्कानी नेटवर्क का इनाम है, यूएन ने इनको ऑलरेडी आतंकवादी घोषित किया हुआ था, इनकी सरकार पर इनाम भी था यूएन की तरफ से, लेकिन यूएन की गाल पे 2 तमाचा मार के इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तो अफगानिस्तान में उग्रवादी की सत्ता लेकर आएंगे, और वो लेकर आए। अब देखिए, क्या इससे यूएन की पोजीशन कम नहीं हो रही? ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं आयरनी। इत्तेफाक देखिए आप, और इससे दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपको फरमाया कि एंटोनियो गुटेरेस यूएन जनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तान में मौजूद है, बिल्कुल 26/11 के बारे में, उनके आतंकवादियों के बारे में बोल रहे हैं जी। और यहाँ पे देखिए हाफिज सईद का बेटा, उनको वहां पे इंटरनेशनल टेररिस्ट का वर्ल्ड टेररिस्ट का नहीं घोषित हो पा रहे। अरे ये तो छोड़िए साहब, आप देखिए खालिस्तान के जो फाउंडर हैं कनाडा में बैठे हुए हैं मजे से, उनको रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल नोटिस उनको नहीं मिल पा रहा भाई। अब आप देखिए मौलाना मसूद अजहर के ऊपर इंटरपोल नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस भी दिए गए थे इनको। आप देखिए सख्ती है हाफिज सईद जो कि बहुत बड़ा उग्रवादी है। अब आप पाकिस्तान थोड़ा ड्रामा करेगा, जब भी FATF की ग्रे लिस्ट में है, वो व्हाइट लिस्ट में आया नहीं है, वो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट होने के चांसेस है उसमें पूरे। अब जब भी FATF की बात आती है ना, तब हाफिज सईद को भाई जो जेल में आ जाएगा, जेल में तो आ गए साहब, फिर आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा? 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा या चक्की पीस हो गए? मैं नहीं मानता कि वो हाफिज सईद वहां पे पाकिस्तान की जेल में चक्की पीस रहा होगा। मैं तो ये मानता हूं उसको 7 स्टार ट्रीटमेंट वहां पे मिला जाएगा, क्योंकि वहां पे देखिए पाकिस्तान जो है वो बड़ा, उनको भी समझना चाहिए कि वो बढ़ावा दे रही है उग्रवाद को, और उनका कोई सगा तो है नहीं जी। अब ये देखिए साहब, ये देखिए मेरा कुत्ता भी भौंका जब मैंने ये बोला, आपने सुना होगा आपने। तो मतलब उसकी भी समझ है, अगर उसको भी इतनी समझ है तो मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। अब आप दूसरी बात देखिए, उन्हें कोई सगा तो है नहीं। चीन जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है उनके कॉरिडोर में, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इतना उनका दांव पे लगा हुआ है, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। अब एक और दिलचस्प बात है, चीन को परमानेंट मेंबर कौन लेकर आया था? हिंदुस्तान लेकर आया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो यूएन की सीट थी वो चीन को दी थी जी। अब आपके चीन वही चीजें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है भाई। 5 रिजेक्शन, हमारे 5 रिजेक्शन हो गए कुछ चंद एक दिनों में। आप देखिए साहब, मंजूर है नहीं है, ना इंसाफी है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है और दिल दुखता है ये देख के जी। अब आप देखिए पाकिस्तान जो है वो बार बार
वो ऐसी, अच्छा हमारी दोस्ती देख लीजिए आप, मैं इस पे भी आऊंगा। हमारी दोस्ती है भूटान से, हमारी दोस्ती है नेपाल से, दिली दोस्ती है, मतलबी दोस्ती नहीं है, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप नहीं है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसी कोई है। हमारी दिली दोस्ती है। श्रीलंका पे नौबत आई थी, हमने $2.8 बिलियन का उनको एड दिया था श्रीलंका को फरवरी में, आफत आने से भी पहले, बल्कि हम भाग चुके थे, आफत आ रही है वहां पे। अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हो गया, उनको बचाने कौन आएगा? उनका सगा कोई नहीं आने वाला। चीन तो कतई नहीं आएगा, चीन भाग जाएगा। सबसे पहले पीठ दिखा के भागने वाला होगा चीन। अच्छा, चीन जो है, चीन के साथ जो भी दोस्ती करता है उसको एक प्राइस उसका भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, और वो भुगता जा रहा है सर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो चरमपंथी बढ़ रही है उसका ही नतीजा है जो आप बता रहे हैं कि उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ता है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि जो अभी सर ने बात कही है कि जो छोटे मुद्दे हैं उनको सुलझा लेंगे और बड़े मुद्दे जो है उनको अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए थोड़े दिनों के लिए, या फिर जब तक के छोटे मसले सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं। और इसी से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से जो है दहशतगर्दी के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जा रही है, दहशतगर्दों को जेल में रखा जा रहा है, लेकिन आए दिन हम कश्मीर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से ड्रोन वाली साजिश की जा रही है। अब तो क्योंकि सीज फायर हो रखा है, लेकिन कई मरतबा उसका जो है वायलेशन जब होता था तो उसमें देखते थे हम कि जो आसपास के जो गांव वाले हैं वो काफ़ी परेशान होते थे। और दूसरी बात यह है कि अब वो अगर रुका हुआ है तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ड्रोन वाली साजिश हो रही है, कभी उससे पिस्टल भेजा जा रहा है, कभी उससे नशीली चीज़ें भेजी जा रही है। तो ये प्रोपेगेंडा तो चल रहा है ना। शहबाज भाई, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात करी है। देखिए, इस्तिजा विडंबना, यानी कि आयरनी, यही तो बात है कि पाकिस्तान कहेगा कुछ, करेगा कुछ। अब आपने क्योंकि आपने सीजफायर की बात करी शहबाज भाई, 2003 में मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे था मैं जी, तब ये सीजफायर नहीं हुआ था ये उस टाइम पे। और मैं हिंदुस्तान की लास्ट पोस्ट को मैन करा था, और यहाँ पे 30 मीटर के फासले पे, केवल 30 मीटर के महज पाकिस्तान की फर्स्ट पोस्ट थी है। अच्छा, मेरी नजरों के सामने सीजफायर भी हुआ है। तो सीजफायर से पहले तो रोजाने का खेल था, वो हम पे यहाँ पे गोलियां बरसा रहे हैं, हम वहां पे, ठीक है। सीज फायर के बाद भी शहबाज भाई, मैं आपको बता रहा हूं जी, कोई ऐसी बात नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान में जमीर साहब बैठे हैं पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा साहब, मगर मैं हकीकत की ऑन ग्राउंड फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूं। मैंने देखा नहीं कि ये लोग सीज फायर की कदर करते हुए ना। सीज फायर वायलेशन कई बार हुए थे, एप्लीकेशन ऑफ सीज फायर कई बार हुई थी, और जो कि अभी तक होती आई है। अभी तक आप देखें कई बार आर्टिलरी शेलिंग होती है, सीज फायरिंग होती है। अब बात ऐसी है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पाकिस्तानी मिलिट्री जो वहां पे फैसले लेती है, रावलपिंडी खेल चलाती है ना, इस्लामाबाद तो खेल चलाता नहीं पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान का उग्रवाद जो है, जो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब हो गए, मैं इनमें कोई फर्क नहीं मानता। पूछे क्यों? मैं बताता हूं क्यों। सन 1999 में जब हमने कारगिल युद्ध लड़ा था, और मेरे बहादुर जाबाज फौजी जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके अपनी जान की खेल कर उन्होंने वहां पे बरसे थे, वहां पे पाकिस्तानी सैनिकों पे, तब जो घुसपैठी आए थे ना, तब इनकी लाशों पे जब सर्च किया, उनकी बॉडी में से रेगुलर पाकिस्तान आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड मिला था। तो यानी कि यही तो घुसपैठी थे, यही तो बढ़ावा देते हैं घुसपैठियों को। अभी हमने बात करी 14 फरवरी 2019 की, जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 बहादुर जाबाज नौजवान मार दिए। भाई उस टाइम पे मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को जी, और वो लेटर आपके चैनल ने भी खूब उसको कवर किया था, उसके 10 मिलियन शेयर हो चुके थे सोशल मीडिया पे। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसमें मैंने एक्सपोज किया है, मैंने बताया है कि दरअसल पाकिस्तान करता क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे समझ में जो आता है। और ये बात कई लोगों को समझ में आई थी, ये बात जी, खास यही वजह थी। और ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये सब संगठनें हैं, चलिए मैं आपको बताऊं, पिछले साल 10,000 पाकिस्तानी अपने दुरंत लाइन जो है ना, जिन्हें मानते नहीं है, ना पाकिस्तान मानता है ना अफगानिस्तान मानता है, जो बॉर्डर जो है, भाई अफगानिस्तान के अंदर क्रॉसओवर कर गए थे। क्यों? तालिबान को सपोर्ट करने के लिए जी। अब आप देखिए, वही तालिबान जिनको ये सपोर्ट करने गए थे, आज की तारीख में उसी तालिबान की और पाकिस्तान की बनती नहीं है। आए दिन अफगानिस्तान में धम धमाके होते। भाई जुमेरात को मस्जिद के अंदर इमाम साहब जी अफगानिस्तान में उनको उड़ा दिया। बिल्कुल, ये किसने करा? ये आईएसआई खुरासान और पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ था।
अच्छा, अल जवेरी की खबर की सूचना की खुफिया खबर किसने दी अमेरिका को? भाई दी तो पाकिस्तान ने ही। अब आप बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है, जो F-16 का जो नया पैकेज डील दे रहा है, इसमें मेंटेनेंस भी शामिल होगा, ये वो इनाम के तौर पे दे रहा है पाकिस्तान को। और मैं आपको बताऊं, एक आखिरी बात में मैं यहाँ खत्म करता हूं। भाई अभी 1-1.5 महीने पहले एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी पाकिस्तान में। जून से लेके अब तक 1000 लोग पाकिस्तान के मर गए हैं। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अफसोस जताते हुए इंसानियत के तौर पे कोई मदद नहीं भेजी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्ज बनता है जी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोलते हैं हमें मदद नहीं चाहिए हिंदुस्तान से। अरे मदद दे कौन रहा है? बिल्कुल, अगर मदद होते तो मैं मान सकता था, ठीक है, लेकिन इनका ये बचपना है ना। और तीसरी बात मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा ये बोल के कि पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक कॉन्क्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब से। मोहम्मद अली शाह साहब, आप क्या एक सजेस्ट करेंगे खास तौर पर ऐसे मौके पर कि इंडिया को अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है, पिछले 6 महीनों के अंदर 5 मरतबा ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अब फाइनल डिसीजन किस तरह से लिया जाए ताकि ऐसे जो दहशतगर्द के पनाहगार है या फिर दहशतगर्द को जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ हो, या फिर दहशतगर्दों के खिलाफ कैसे हम स्टैंड लें? आपने बड़ी अच्छी बात करी है। दोबारा शहबाज भाई, मैं आपकी दाग देता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी समझ की। देखिए बात ऐसी है कि ये बहुत पेचीदा मसला है ये जी। अब चूंकि चीन जो है वो कई मरतबा वो बदलेगा नहीं, वो बार बार पाकिस्तान के ही पक्ष में खड़ा रहेगा जब तक उसका काम नहीं बन जाता पाकिस्तान से। उसके बाद फिर इसको दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे फेंकने वाला है चीन पाकिस्तान को। आप देख लेगा, मेरे ये शब्द आप देख लेगा, जो अपने बगीचे में सांप को पालता है ये सोच के कि हम पड़ोसी को धसेगा, वो घूम फिर के आपको धसेगा। तो ये हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते, हम देख चुके हैं चीन के और श्रीलंका के रिश्ते, हम देख चुके हैं, कई इतिहास गवाह है, कई बार देखा है। और यूएन जो कि टूथलेस टाइगर, जो कि एक शेर है, अरे शेर से एक और बात याद आई, पाकिस्तान जो है वो शेर बेच रहा था गधे के माफिक, गधे के भाव में शेर बेच रहा था वो चीन को। आपने सुना, क्योंकि इनके बुरे दिन आ गए ना, बुरे दिन आ गए इसलिए वो काम कर रहे हैं। खैर, अब मैं आपको कहता शेर जो है, शेर बिना दांत के शेर आप देखा कभी? जो यूएन की पोजीशन, यूएन की स्टैंडिंग और कमजोर होगी, ये यूएन को समझना चाहिए। ठीक है। अब अगर चीन वीटो पावर खोल देता है, अरे अगर वो P5 मेंबर में से, परमानेंट 5 में से अगर वो 5वां मेंबर है, 4 भी तो और देश है, अरे अगर वो वीटो पावर खोल रहा है तो बाकियों को यूनाइटेड होकर बोलना चाहिए। नहीं, ये बहुत अहम बात कही है कि बाकी के जो मुल्क है उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि भाई ये अगर चाइना इस बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसकी जो है कड़ी मुखालफत जो है दर्ज करानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।